गंगा वर्सेस मंगा। आलसी बहू, सहन करने वाली सास। एक गांव में कांतम्मा नाम की औरत रहती थी। कांतम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत धीरज था। गांव में सभी से मुस्कुराते हुए बात करती थी। कांतम्मा को एक ही बेटा था, नाम महेंद्र। कांतम्मा अपने बेटे को बहुत अच्छे से देखती थी, बिना कोई तकलीफ के बड़ा किया। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कांतम्मा पति सिवैया के साथ मिलकर आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी। तभी सिवैया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कांतम। पौधों को पानी देना क्या? नहीं, तुम्हारे बेटे को इस तरह लाड करना। वो अभी छोटा बच्चा है क्या? शादी करवाएंगे तो 4 बच्चों के बाप बनने की उम्र हो गई है उसकी। अरे रे, मैंने क्या किया जी? क्या करोगी? शादी के लिए बोलने का छोड़कर शिकार करने के लिए पैसे देकर उसे भेज दिया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र देखने गया है। उस पर इतना गुस्सा? उसे आने में और 4 दिन लगेंगे। तब तक आपकी पसंद का रिश्ता देखिए, उसकी शादी करवा दूंगी। हाँ, अभी तो बोलोगी तुम, हमारी बात सुनेगा क्या? पसंद तो आए ना। पसंद के खिलाफ क्यों करवाऊंगी? आपकी दिखाई लड़की पसंद आएगी तो ही शादी, नहीं तो उसके पसंद की लड़की से महीने के अंदर ही शादी करवा दूंगी। हाँ, ये अच्छा है। मैं जाकर शादी के लिए रिश्ते देखकर आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र टूर पर से आने से पहले सिवैया रिश्ते देख चुका था। बेटे के आते ही कांतम्मा उसे लड़की की तस्वीर दिखाकर, ये लो, ये लड़की कैसी है बताओ? माँ, मुझे समुद्र की यात्रा पर भेजकर आप लोग यहाँ मेरी शादी की तैयारी कर रहे हो। कभी न कभी तो तुम्हारी शादी करवानी है, बताओ कैसी है? तुम्हारी मर्जी माँ, आप लोग जिससे कहोगे उसी से करूँगा। ऐसे कहकर चला जाता है। कांतम्मा सिवैया दोनों बहुत खुश होकर महेश्वरी नाम की लड़की से महेंद्र की शादी करवाते हैं। बहू के घर आते ही सिवैया कांतम्मा दोनों, सुनो, आज से तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। इतने दिनों से हम दोनों के सारे काम अकेले करती थी। आज से बहू तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हाँ जी, सही कहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उठने बैठने के लिए भी नहीं हो रहा। बहू आ गई ना, अभी छुटकारा मिल गया। अच्छा ठीक है, मुझे चाय कॉफी दिलवाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये कोई होटल है क्या दिलाने के लिए? अपनी बहू से कहकर बनवाइए। ओहो, इतने दूर तक आ गई। ठीक है बेटा महेश्वरी, महेश्वरी बोलकर बहू को बुलाता है। महेश्वरी अपने कमरे से ही, हाँ ससुर जी बोलिए। थोड़ा चाय लेकर आओ बेटा। जी ससुर जी। ऐसे बोलकर अपने कमरे से बाहर आकर रसोई घर में जाती है। वो देखकर सिवैया कांतम्मा खुश हो जाते हैं। 2 मिनट बाद रसोई घर से, सासू माँ यहाँ आइए ना। बेचारी, उसे पता नहीं है ना सामानों के बारे में, बताकर आती हूँ। ऐसे बोलकर उठकर रसोई घर में जाती है। सास के आते ही, मेरे और ससुर जी के लिए चाय बना दीजिए, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कांतम्मा चौंक जाती है। जाने दो, नहीं है ना, बनाने के लिए डर रही है शायद, धीरे धीरे खुद ही कर लेगी। ऐसे मन में सोचकर, अच्छा बेटा, ऐसे बोलकर चाय कप में डालकर देती है। कप में डालते ही महेश्वरी चाय का कप लेकर हॉल में आकर, ससुर जी चाय बोलकर देती है। सिवैया चाय लेकर पीकर, वाह, बिल्कुल तुम्हारे सास की जैसी है बेटा, बहुत अच्छा है। ससुर जी, चाय सासू माँ ने बनाई है, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बात सुनकर सिवैया चौंक जाता है। ऐसे उस दिन से महेश्वरी सास ससुर को शौक पर शौक दे रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह महेंद्र तैयार होकर, मही, मुझे बाहर जाना है, खाने के लिए कुछ दोगी या नहीं? ऐसे जोर से आवाज लगा रहा था। महेश्वरी अभी तक सो रही थी। महेंद्र बुला ही रहा था। कुछ देर बाद कांतम्मा थाली में नाश्ता ले आकर, ये लो बेटा। वो कहाँ गई माँ, तुम क्यों लाई हो? वो अभी तक उठी नहीं है शायद। अभी तक नहीं उठी? क्या है ये माँ, बीवी की जगह पर कुंभकर्ण की बहन तो नहीं ले आई ना तुम?
बेचारी मायके में लाड़ से पली बड़ी है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी। तुम खाओ। ऐसे बेटे को बोलती है। महेंद्र खा रहा था कि महेश्वरी नींद से उठकर, सासू माँ कॉफी, अभी लाती हूँ बेटा। ऐसे जा रही थी कि महेंद्र, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी उठी हूँ ना जी, थोड़ी सुस्ती है। धूप आने तक सोती रहोगी तो सुस्ती नहीं क्या सूप पीने जैसा रहेगा? वैसे तुम्हारे काम खुद नहीं कर सकती, कॉफी भी तुम माँ से ही बनवाओगी? मुझे कोई भी काम नहीं जमता जी। मेरी कुंडली में सास के घर काम करने पर दोष है, इसलिए कुछ नहीं कर रही। क्या? सास के घर पे काम करने पर दोष है? ऐसे कौन से पंडित ने कहा बताओ? लुंगी फटने तक मारता रहूंगा। बाप रे, आप मारने वाले हो तो मैं क्यों बताऊंगी जी। अरे जाने दे, बच्ची है, खाओ। मेरी प्यारी सास। सास अच्छी है इसीलिए तुम्हारे नखरे झेल रही है। ऐसे बोलकर खाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे महेश्वरी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा काम कांतम करके बहू को बेटी की तरह देखती थी। एक दिन सिवैया कांतम से, क्या है ये कांतम, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सोचा तो बहू मदद करेगी लेकिन ये तो बोझ बन गई। उसके काम भी तुम ही कर रही हो, ऐसा रहेगा तो तुम्हारी तबीयत का क्या? मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, करता हूँ। आप क्या करेंगे? सब्जी काटेंगे या कपड़े धोएंगे? नहीं जी, जब तक जिंदा हूँ मैं ही करूँगी। अगर नहीं रहोगी तो हम क्या करेंगे? सारे काम सिखा दो, सीखता हूँ। बहू वैसे भी नहीं करने वाली। ऐसे दोनों बात कर रहे थे। उनकी बात ध्यान से सुनने पर महेश्वरी मन में, मैं काम से छुटकारा पाने के लिए सारे काम इनसे करवा रही हूँ, लेकिन मेरे ऐसे करने से इन्हें इतनी तकलीफ पहुँचेगी नहीं सोचा था। सासू माँ की तबीयत खराब है इसीलिए ससुर जी चिंतित है। शह, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। ऐसे अपने आप में सोच रही थी। आखिर में अपना मन बदलकर, हाँ ना, अगर इंसान को आलस की आदत पड़ गई तो बैठकर खाना भी तकलीफ है। नहीं, बेटी जैसा उसे देखकर भी कोई उसके करीब जाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिटा रहा था। लेकिन सामने से आ रही पूजा उस बुढ़े आदमी को देखकर करीब आकर, दादा क्या चाहिए? बेटा बहुत प्यास लगी है बेटा, मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो बेटा। अरे दादा आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर पानी ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर पानी ले आकर उस बुजुर्ग को देकर, दादा ये लीजिए पानी पीजिए, ऐसे बोलकर देती है। वो बुजुर्ग आदमी पानी पीकर, बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्यास मिटा दी तुमने। दादा देखने पर ऐसा लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी देर रुककर, दादा ये लो मेरे पास टमाटर है, अभी के लिए ये खा लीजिए, थोड़ी तो शक्ति आएगी ना। ऐसे बोलकर अपने पास की सब्जियों से थोड़े टमाटर निकालकर उन्हें देती है। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो कैसे चुकाऊं बेटा। 100 साल खुशी से रहो, तुम्हारे मन में जो भी है वो पूरा हो ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे बोलते ही पूजा बहुत खुश होकर, आपका आशीर्वाद ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दादा देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से घर लौट आती है। घर आकर लाई हुई सब्जियाँ माँ को देकर फिर से घर के बाहर आकर घर के आंगन में कट्टे पर बैठकर उस बुजुर्ग आदमी की कही हुई बात सोच रही थी। उतने में धीमी धीमी बारिश होती है। धीमी बारिश जोरदार होने लगी थी। तभी पूजा मन में, दादा ने क्या कहा, मैं अपने मन में जो सोचूंगी वो होना चाहिए ना। हाँ, सोची हुई बात सच हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। वैसे भी ऐसा क्यों होगा, अगर मान लो ऐसा होता है तो मेरे से ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं, कह कर देखती हूँ। ऐसे वहाँ से उठकर बारिश में आकर भीगते हुए, टिप टिप बूंदों की बारिश में अगर बूंदों की जगह नील पॉलिश आएगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोचती है। उसके ऐसे कहते ही आसमान से नेल पॉलिश की बॉटल्स गिरना शुरू हो गई थी। वो देखकर पूजा शॉक, नीचे गिरे हुए बॉटल्स उठाकर अंदर जाती है। उसमें से एक बॉटल लेकर सारे नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है। उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। ऐसे अपने पुराने कपड़े हाथ में लेती है।
पूजा के हाथ लगते ही वो पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल गए थे। वो देखकर पूजा बहुत चौंक जाती है। अपनी माँ को सारी बीती बातें बताती है। सब सुनकर कमला वो बुजुर्ग आदमी को जाकर बहुत बहुत धन्यवाद कहकर आओ जाओ। अच्छा माँ, कॉलेज जाऊंगी ना, जाते वक्त कह दूंगी। ऐसे बोलकर कॉलेज जाती है। रास्ते में पेड़ के नीचे बुजुर्ग आदमी को देखकर उनके पास आकर, दादा देखिए, आपने कहा था ना, वो सच हो गया। ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है, खुशी से रहो। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। पूजा भी वहाँ से कॉलेज आ जाती है। पूजा को देखकर कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। पूजा धीरे से कीर्ति के पास आकर, कुछ भी किसी का अपना नहीं होता। आज तुम्हारे पास है, कल को किसी और के पास होगा। उतना ही, लेकिन सब मेरे पास ही है, ऐसे कभी मत सोचना। वैसे भी इंसानों में पैसों से ज्यादा अच्छा गुण होना चाहिए। जिसके पास नहीं है उसके लिए दया आनी चाहिए, घिन नहीं, समझी? अभी तो बदल जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से कीर्ति अगली बार पूजा से